हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं पार्ट 2 जो कि बेतान पुस्तक से लिया गया है, जिसका नाम है जूझ। जूझ कहानी आनंद यादव जी द्वारा लिखी हुई है। आनंद यादव का जन्म सन 1935 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। इनका पूरा नाम आनंद रतन यादव था। इन्होंने मराठी एवं संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। ये बहुत समय तक पुणे विश्वविद्यालय में मराठी विभाग में कार्यरत रहे। इनकी लगभग 25 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इन्होंने उपन्यास, कविता व समालोचनात्मक विधाओं पर लेखन कार्य किया है। इनकी नटरंग पुस्तक बहुत चर्चित रही। जूझ उपन्यास पर इन्हें सन 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जूझ का यह जो अंश है, यह इनके बहुचर्चित आत्मकथात्मक उपन्यास का है, जिसका नाम जूझ है। उसी का एक अंश यहाँ पर लिया गया है। यह एक किशोर के देखे और भोगे हुए गंवई जीवन के खुरदरे यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश की विश्वसनीय जीवंत गाथा है। इस आत्मकथात्मक उपन्यास में जीवन का मर्मस्पर्शी चित्रण तो है ही, अस्त व्यस्त, अलमस्त, निम्न मध्यम वर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष की भी अनूठी झांकी है। इस अंश में हर स्थिति में पढ़ने की लालसा लिए धीरे धीरे साहित्य, संगीत और अन्य विषयों की ओर बढ़ते किशोर के कदमों की आकुल आहट सुनी जा सकती है। लेखक के पिता ने उसे पाठशाला जाने से रोक दिया था तथा खेती के काम में लगा दिया। उसका मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता था, परंतु वह पिता से कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखता था। उसे पिटाई का डर था। उसे विश्वास था कि खेती से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि क्रमशः इससे मिलने वाला लाभ घट रहा है। पढ़ने के बाद नौकरी लगने पर उसके पास कुछ पैसे आ जाएंगे। दिवाली के बाद ईख पेरने के लिए कोल्हू चलाया जाता था, क्योंकि उसके पिता को सबसे पहले गुड़ बेचना होता था ताकि अधिक कीमत मिल सके। हालांकि पहले ईख काटने से उसमें रस कम निकलता था। इस वर्ष भी लेखक के पिता ने जल्दी कार्य शुरू किया, अतः ईख पेरने का काम सबसे पहले संपन्न हो गया। एक दिन लेखक की माँ धूप में कंडे थाप रही थी और वह बाल्टी से पानी भर भर कर उसे दे रहा था। अच्छा मौका देखकर लेखक ने माँ से पढ़ाई की बात की। माँ ने अपनी लाचारी प्रकट करते हुए कहा कि तेरी पढ़ाई लिखाई की बात करने पर वह बहरेला सुअर की तरह गुर्राता है। लेखक ने सुझाव दिया कि वह दत्ताजी राव सरकार से उसकी पढ़ाई के बारे में बात करे। माँ तैयार हो गई। वह बच्चे की तड़पन समझती थी, अतः रात को लेखक की पढ़ाई के संबंध में बात करने के लिए दत्ताजी राव देसाई के पास गई और उनसे सारी बात बताई। उसने ये भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है। वह खेती का काम नहीं करता। उसने बच्चे की पढ़ाई इसलिए बंद कर दी ताकि वह सारे गांव भर में आज़ादी से घूमता रहे। यह बात सुनकर देसाई चिढ़ गए। चलते चलते लेखक से यह भी कहा कि यदि वह अब भी कक्षा में पढ़ने लगे तो 2 महीने में 5वीं पास कर लेगा और इस तरह उसका साल बच जाएगा। पहले ही उसका 1 साल खराब हो चुका था। राव ने लेखक से कहा कि घर आने पर दादा को मेरे पास भेज देना और घड़ी भर बाद तुम भी आ जाना। माँ बेटा ने राव को सचेत किया कि हमारे आने की बात उसे पता ना चले। राव ने उन्हें निर्भय होकर जाने को कहा। रात को दादा घर पर आया। आते ही माँ ने उन्हें कहा कि वह साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी। तब उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया, खेत से आ जाने पर इधर भेजना। यह सुनकर दादा सम्मान की बात समझकर तुरंत चला गया। आधा घंटे बाद लेखक उन्हें खाने के लिए बुलाने चला गया। राव ने लेखक से पूछा कि कौन सी कक्षा में पढ़ता है रे तू? लेखक ने बताया कि वह 5वीं में था, पर अब स्कूल नहीं जाता क्योंकि दादा ने मना कर दिया। उन्हें खेती में पानी लगाने वाला चाहिए था। राव ने दादा से पूछा तो उसने लेखक के कथन को स्वीकार कर लिया।
देसाई ने दादा को खूब फटकार लगाई और कहा कि तुम्हारा ध्यान खेती में नहीं है, बीवी बच्चों को खेत में लगाकर खुले सांड की तरह घूमते रहते हो तथा अपनी मस्ती के लिए लड़के के जीवन की बलि चढ़ा रहे हो। उसने लेखक को कहा कि तू सवेरे पाठशाला जा तथा मन लगाकर पढ़। यदि यह मन करे तो मेरे पास आना, ये मना करे तो मेरे पास आना, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। लेखक के पिता ने उस पर गलत आदतों का आरोप लगाया, कंडे बेचना, चारा बेचना, सिनेमा देखना या जुआ खेलना, खेती व घर के काम पर ध्यान न देना आदि। लेखक ने अपने उत्तर में उन्हें संतुष्ट कर दिया। देसाई ने पूछा कि कभी नापास तो नहीं हुआ। लेखक ने मना करने पर उसे पाठशाला जाने का आदेश देकर घर भेज दिया। बाद में उसने रत्नापा को समझाया। दादा ने भी पाठशाला भेजने की हामी भर दी। घर आकर दादा ने लेखक से यह वचन ले लिया कि दिन निकलते ही खेत पर जाना और वहीं से पाठशाला पहुंचना। पाठशाला से छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना, मीन्स पशु चराना, जो उनके जानवर थे उन्हें चराने के लिए ले जाना, और खेतों में ज़्यादा काम होने पर पाठशाला से गैर हाजिर रहना होगा। मतलब जब ज़्यादा काम होगा तो तुम्हें छुट्टी करनी होगी। लेखक ने सभी शर्तें स्वीकार कर ली। लेखक 5वीं कक्षा में जाकर बैठने लगा। कक्षा के 2 लड़कों को छोड़कर सभी नए बच्चे थे। वह बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जा बैठा। वह पुरानी किताबों को ही थैले में भर लाया। कक्षा के शरारती लड़के ने उसका मजाक उड़ाया और उसका गमछा छीनकर मास्टर की मेज पर रख दिया। फिर उसे सिर पर लपेटकर मास्टर की नकल उतारनी शुरू की। तभी मास्टर जी आ गए। लेखक ने उसे सब कुछ बता दिया। बीच की छुट्टी में लड़कों ने उसकी धोती खोलने की कोशिश की, परंतु असफल रहे। वे उसे तरह तरह से परेशान करते। उसका मन उदास हो गया। उसने माँ से नई टोपी व 2 नाड़ी वाली चड्ढी मैलखाऊ रंग की मंगवा ली। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ गया। मंत्री नामक मास्टर आए। वे छड़ी का उपयोग नहीं करते थे। वे लड़के की पीठ पर घूंसा लगाते थे। शरारती लड़के उनसे बहुत डरते थे। वे गणित पढ़ाते थे। इस कक्षा में बसंत पाटिल नाम का कमजोर शरीर वाला व होशियार लड़का था। वह शांत स्वभाव का था तथा हमेशा पढ़ने में लगा रहता था। मास्टर ने उसे कक्षा मॉनिटर बना दिया था। लेखक भी उसी की तरह पढ़ने में लग रहा। वह अपनी कॉपी किताबों को व्यवस्थित रखने लगा। शीघ्र ही वह गणित में होशियार हो गया। दोनों में दोस्ती हो गई। मास्टर लेखक को आनंद कहने लगा। अब उसका मन पाठशाला में लगने लगा। सौदलांकर मास्टर मराठी पढ़ाते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे। सुरीले कंठ, छंद व रसिकता के कारण वे कविता बहुत अच्छी पढ़ाते थे। उन्हें मराठी व अंग्रेजी की अनेक कविताएं याद थीं। वे कविता के साथ ऐसे जुड़े थे कि अभिनय करके भावबोध कराते थे। वे स्वयं भी कविता रचते थे। लेखक उनसे बहुत प्रभावित हुआ। खेत पर पानी लगाते समय या ढोर चराते समय वह मास्टर के अनुसार ही कविताएं गाता था। वह उन्हीं की तरह अभिनय करता। उसी समय उसे अनुभव हुआ कि अन्य कविताएं भी इसी तरह पढ़ी जा सकती हैं। लेखक को महसूस हुआ कि पहले जिस काम को करते हुए उसे अकेलापन खटकता था, अब वह समाप्त हो गया। उसे एकांत अच्छा लगने लगा। एकांत के कारण वह ऊंचे स्वर में कविता गा सकता था, नृत्य कर सकता था। उसने कविता गाने की अपनी पद्धति विकसित की। वह अभिनय के साथ गाने लगा तथा अब उसके चेहरे पर कविता के भाव आने लगे। मास्टर को लेखक का गायन अच्छा लगा और उससे 6ठी 7वीं कक्षा के बालकों के सामने गवाया। पाठशाला के एक समारोह में भी उसने गाया। मास्टर स्वयं कविता रचते थे। उनके पास मराठी कवियों के काव्य संग्रह थे। वे उन कवियों के संस्मरण भी सुनाते थे। इस कारण अब वे कवि उसे आदमी लगने लगे थे। सौदलांकर स्वयं ही कवि थे। इस कारण लेखक को यह विश्वास हुआ कि कवि भी उसकी तरह ही हाड़ मांस का व क्रोध लोभ का मनुष्य होता है। लेखक को लगा कि वह स्वयं भी कविता कर सकता है। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर एक कविता लिखी। लेखक ने मालती लता व कविता दोनों ही देखी थी। इससे उसे
उस पर तुकबंदी करने लगा। वह उन्हें जोर से गुनगुनाता तथा मास्टर को दिखाता। कविता लिखने के लिए वह कागज व पेंसिल रखने लगा। उसके ना होने पर वह लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख देता। कंठस्थ हो जाने पर उसे पोंछ देता। वह अपनी कविता को मास्टर को दिखाता था। कभी कभी वह रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखाता। वे उसे कविता के शास्त्र के बारे में समझाते। वे उसे छंद, अलंकार, शुद्ध लेखन, लय का ज्ञान कराते। वे उसे पुस्तकें व कविता संग्रह भी देते थे। उन्होंने उसे कविता करने के अनेक ढर्रे सिखाए। इस प्रकार लेखक को मास्टर की निकटता मिलती गई और उसकी मराठी भाषा में सुधार आने लगा। शब्दों का महत्व उसकी समझ में आने लगा। अतः इस कहानी के माध्यम से, इस उपन्यास के माध्यम से लेखक हम सभी को बताना चाहता है कि यदि हम संघर्ष करने की स्थिति में हो, कठिन परिश्रम करने की स्थिति में हो और हमें लगन हो, तो जीवन में कोई भी काम मुश्किल नहीं है। लेखक कितनी विपरीत परिस्थितियों के होने के बावजूद वो लगातार जूझता रहा और अंत में आज वह एक प्रसिद्ध लेखक बनकर हमारे सामने, समाज के सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हुआ है।